उलझे बालों वाली भूतनी। शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो, रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुँचूँगा। विक्रम बिना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, और उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अविच्छिन्न सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों की उम्र के 30 बसंत देख चुके हैं। वहाँ प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी कि विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं से उठी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस कॉल, यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रूबिन बी रेडी, हम इंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गया। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान किया, पर बिस्तर पर आते ही वे रोमांटिक मूड में आ गए। और फिर जो नींद आई, मेरी आंखें 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने ऊपर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई गुनगुना रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए शाही काले। मुझे लगा यह कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रेकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 8 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा था। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी देख सकते हैं। जब हमने बताया कि हम कहाँ रुके हैं तो बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर खाना खुशी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने लगे। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कहीं 6 बजे के लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयरटेकर था। उसने बताया कि यह सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी में पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की हॉल में रखी ही रही थी। मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की एक बहुत ही मधुर आवाज़ उदास सा मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए।
उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवाने की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही था, उसका प्यार जिस शर्त पे मुझे मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर इस पहर बारिश शुरू हो गई थी, पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज गए थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रूबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली को बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि वो विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपटो, सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते सिब्बू ने कहा, अब वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उससे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ मैं सर हिलाया। विक्रम मुझसे बातें करने में व्यस्त हो गया। कैमरा ले थोड़ा और ऊपर की चढ़ने लगे। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसकी शॉप ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएंगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि अचानक वे उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया था कि वो पलटी में सकपका हो गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था और उसकी आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर? इस बारे में वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भारतीय हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आया। मैंने परिचय कराया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बड़े चली जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटे और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहाँ बैठे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घुमाते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुँचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारतें करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था कि काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाए। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ें आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर खिड़की के पास खड़ा था जहाँ मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सिर झुकाए हुए विक्रम देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदासी सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते हुए यहाँ आया। साथ वाले दरवाजे का हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर भी कुछ सिलवटें नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया कि आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने सुब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई। साइड में एक चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख सिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। सिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी, हमें दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम समझाने लगा, और तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ
है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। सिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से ही अकेले गेस्ट हो। और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिला। क्यों झूठ बोलते हो? सिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोले। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? सिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई है। यह बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का था और यह कुछ मौतें हुई थी। जब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे, कभी कोई उदास दिन, कभी लड़की के गाने की, रोने की। मेरे यहाँ सुनकर खून जम गया। पर शिब्बू हमें चेतावना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, ना सुना। मैं तो रोज़ नहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निकालकर मेरे रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढाढ़स बांधते हुए बोला, चार्सी कहाँ? इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से भी वो डरा हुआ लग रहा था और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 2 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई। इसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधे से पकड़ कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। इसके बाद किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदल गई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबिला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास दिन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट गॉड प्लीज मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहाँ से बंदूक आ गई। सारा फिर बोली, अलर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। पर फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और जब तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिब्बू भागते हुए मेरे पास आए और उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार पीटे जा रही थी। मैं कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कोने में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब बेहोश हो गई पता नहीं लगा। जब मेरी आंखें खुली, सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगा कर उगा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुबह से बीमार हूँ। बहुत कमजोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने टोपी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम रात को वहीं क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सुन रह गया। उसने जैसे तैसे पैकेज मुझे सारा देकर प्यार करवाया और छोटे सीधे सीधे से दूर जा रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुढ़ा चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट के लिए, उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 80 साल का हट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक इंग्लैंड लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिस प्यार समझ रही थी, वो तो बस मन बहलाया था। उसने बहुत कोशिश की कि
अल्बर्ट न जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई थी, फिर सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।